हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद ईरा अकेडमी। सबसे पहले हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया हुआ वो भी दबा लो, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको अपडेट मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस के बारे में। मैट्रिसेस क्या होती हैं और उस कौन कौन सी टाइप्स की मैट्रिसेस होती हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मैट्रिसेस कौन कौन सी होती हैं। मेन डेफिनेशन पे जाने की बजाय सबसे पहले हम बेसिकली डिस्कस करते हैं कि मैट्रिसेस होती कैसी है। ठीक है, तो ये बेसिकली होता क्या है, रोज और कॉलम्स का अरेंजमेंट होता है। अब आप बोलोगे कि रोज क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होता है। तो इनमें रोज क्या होता है ना, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस ये तो होती हैं रोज, रोज को रिप्रेजेंट करती हैं। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ना, ये रिप्रेजेंट करती हैं कॉलम्स को। ओके, तो ये इनका जो अरेंजमेंट होता है ना रोज और कॉलम्स का, ये एक मैट्रिक्स फॉर्म करता है। ओके, तो अब इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो डिस्कस करते हैं। इसके लिए हमारे पास mn नंबर्स का एक सिस्टम होता है, चाहे वो रियल नंबर्स का हो या कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं, जो a प्लस आयोटा बी टाइप की होती है। ओके, तो ये जो mn नंबर्स का सिस्टम है उनको इस तरह से अरेंज किया जाता है कि वो एक ऑर्डर्ड सेट फॉर्म करें, जिसमें हमारे पास m नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस हो और n नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस हो। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, इनको हम रोज बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम कॉलम्स बोलते हैं। क्या करते हैं, जो हमारे पास m नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको हम रोज बोलते हैं, और जो n नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस हैं उनको कॉलम्स बोलते हैं। ओके, तो ये मैट्रिक्स जो फॉर्म करता है वो m क्रॉस n ऑर्डर की होती है, जिसमें m क्या है, नंबर ऑफ रोज, एंड n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो ये जो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरे है ना, ये वाला, ये जो रेक्टेंगल की फॉर्म में आपको दिख रहा है जैसे स्क्वायर ब्रैकेट हो, उसमें ये जो हमारे पास है एंट्रीज हैं मैट्रिक्स की, ये सारी की सारी जो एंट्रीज है। ओके, तो ये नंबर्स भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं। फंक्शंस जैसे हमारे पास साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकते हैं, और बेसिक अलजेब्रिक फंक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन टाइप वैसे भी कोई फंक्शन हो सकता है, या नंबर्स बेसिकली 1 2 3 4 इस तरह से नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जो सारे के सारे ये आपको रिप्रेजेंटेशन दिख रही है, ये जो आपको रिप्रेजेंटेशन दिख रही है रेक्टेंगुलर एरे में, ये रेक्टेंगुलर एरे क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ओके, और जो इनमें ये सारी की सारी एंट्रीज हैं A11 A12 A1J एंड सो ऑन AMN, ये सारे के सारे क्या हैं, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। और ये जो AIJ दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये क्या है, हमारे पास एक जनरल एलिमेंट है, जिसमें हम आई और जे की वैल्यू पुट करेंगे, उसी हिसाब से वो उसकी पोजीशन बताएगा। ओके, ये यहाँ पे ये जो जैसे A11 है ना, ये हमें क्या बता रहा है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, जो मतलब ये जो सबसे पहला एलिमेंट है, ये पहली रो है ना, इस तरह से ये हमारे पास पहली रो, दूसरी रो, इस तरह से ये आईथ रो है, ये mth रो है, और ये क्या है, हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये हमारे पास जेथ कॉलम है, ये nth कॉलम है, इस तरह से। ओके, तो ये हर जो इनके सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ना, जैसे 1 1 1 2 1J 1N, इस तरह से एलिमेंट है ना, ये रो और कॉलम के अकॉर्डिंग उन एलिमेंट्स की पोजीशन बताते हैं कि वो किस पोजीशन पे रखे हुए हैं।
जैसे A11 के अभी बताया कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, मतलब सबसे फर्स्ट वाला एलिमेंट जो मैट्रिक्स का है, उसी तरीके से जो A21 हुआ, मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, ये वाला, ये इस तरह से ये सारे के सारे पोजीशंस भी बताते हैं ये एलिमेंट्स। ओके, तो अब इनको रिप्रेजेंट भी कैसे करा जाता है ये भी देख लेते हैं। जो जर्नल एलिमेंट होता है ना AIJ, इसको डिनोट करते हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं हम AIJ की फॉर्म में, या फिर इसके अगर सबस्क्रिप्ट में हम नीचे लिख दें M×N, ये साथ में ऑर्डर भी बताता है मैट्रिक्स का कि हम AIJ कॉल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं जिसका ऑर्डर क्या है, हमारे पास M×N है, या फिर इस ऑर्डर को हम इस तरह से सर्कुलर ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं। ओके, तो जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स थी, हमने ऊपर ये जर्नल मैट्रिक्स की बात की, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करते, जैसे हम कोई नेम दे देते हैं किसी चीज को, कि हम जैसे x वेरिएबल के बारे में बात करते हैं या y वेरिएबल के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे हम मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो इसको अगर हम देखिए, इसको हमेशा रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, इसको जो जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है ना, वो कैपिटल लेटर्स होते हैं, जो अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के जो कैपिटल लेटर्स हैं, जैसे A B C, इस तरह से हम ना उनको नाम दे देते हैं कैपिटल लेटर्स की फॉर्म में। जैसे A मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 0, ये जो मैट्रिक्स बनी हमारे पास, इसको हमने नाम दिया कैपिटल लेटर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो जो इसके अंदर की एंट्रीज होती है ना, उनको ज्यादातर ऐसे स्मॉल लेटर्स में नेम दिया जाता है, या फिर B11 B12 B13, सॉरी B21 B22, इस तरह से जो उसके एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स में डिनोट किया जाता है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम मैट्रिक्स का नाम लिख रहे हैं, मैट्रिक्स को कोई नाम दे रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसको कैपिटल अल्फाबेट्स में लिखा जाता है, और जो उसके अंदर की एंट्रीज हैं उनको हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स की, ठीक है। उसको आप ABC किसी भी तरीके से वो लिख सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। ओके, तो जरूरी नहीं है कि अब मैट्रिक्स को हमेशा स्क्वायर ब्रेसिस की फॉर्म में ही हो, उसको सर्कुलर ब्रेसिस में भी लिख सकते हैं, जैसे इस तरह से करके 1 1 1 2, ये भी मैट्रिक्स है। और इसकी जगह पे ये अगर सर्कुलर ना हो तो ये कर्ली भी हो सकती है, या फिर अगर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना हो इस तरह से भी कर देते हैं, ये भी मैट्रिक्स की फॉर्म है। ज्यादातर जो सबसे ज्यादा फॉर्म यूज की जाती है, एक तो ये स्क्वायर वाली है और एक ये सर्कुलर वाली है। तो इस चैप्टर में हम ये दो फॉर्म्स ही यूज करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा तो ये हम स्क्वायर वाली यूज करेंगे। पेपर में आपको सर्कुलर वाली के साथ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैट्रिक्स है या कुछ और है। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल जो हम ले रहे हैं, इसमें हमें 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसमें हमारे पास जो जनरलाइज एलिमेंट है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है कि वो I/J की फॉर्म में है। हमें 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, तो वो दिखती कैसी है, A11 A12 A21 A22 इस फॉर्म की बनेगी। ये तो हमें अंडरस्टूड है कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है इसके बारे में, ठीक है। तो इसके अब हम एलिमेंट्स निकालते हैं। हमारे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या क्या है, I भी 1 या 2 हो सकता है, J भी 1 या 2 होगा। ओके, तो हमारे पास अब पहले I को भी 1 पुट करते हैं और J को भी 1 पुट करते हैं। अगर दोनों को 1 पुट करेंगे तो 1/1 क्या बनेगा, 1 बनेगा। अब I को 1 रख लो, J को 2 पुट कर दो, तो ये क्या बनेगा, 1/2। अब नेक्स्ट वाली के लिए क्या रख लो, I को 2 पुट कर दो और J को 1 रख लो, तो क्या बनेगा, 2/1, वो भी क्या बन गया, 2 बन गया, ठीक है।
और नेक्स्ट वाली के लिए दोनों को 2 पुट कर दो, i को भी और j को भी, तो 2/2 वो क्या बन गया, 1 बन गया। तो मैट्रिक्स फॉर्म करनी है हमें। ये जो ए मैट्रिक्स बनी इसकी एंट्रीज क्या क्या आई, A11 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है, वो पुट कर दी। A12 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2, यहाँ पे वो पुट कर दिया। और A21 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2, यहाँ पे वो पुट कर दिया। और A22 की 1। तो ये बन गई हमारे पास एक 2x2 मैट्रिक्स, जिसका जर्नल एलिमेंट किस फॉर्म का है, I/J फॉर्म का। ओके, तो इसके साथ ही जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, हमें एक इस तरह की 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है जिसमें जर्नल एलिमेंट I/J फॉर्म का है, मतलब मल्टीपल में है। ओके तो उसके लिए भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें भी हमारे पास हमें 2x2 की बनानी है, तो I के लिए भी पॉसिबिलिटी 1 और 2 है, J के लिए भी 1 और 2 है। ओके, तो हम सबसे पहले A11 निकालते हैं। तो वहां पे क्या आएगा, 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा। A12 के लिए क्या होगा, यहाँ पे 1 इंटू 2, तो वो क्या आ जाएगा, 2। और A21 के लिए 2 इंटू 1 होगा, तो वो भी 2। और A22 के लिए 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 क्या होता है, 4। तो एंट्रीज यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास, 1 2 2 4, इस तरह से एंट्रीज आ गई ना, A11 A12 A21 A22। आई होप आपको अंडरस्टूड होगा कि हमने कैसे बनाई। जस्ट आई और जे की उस हिसाब से वैल्यूज डाल दो, तो हमारे पास वो एंट्रीज आती रहेंगी उनकी पोजीशंस के हिसाब से। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल है, हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स की, जो 3 फैक्ट्रीज की है, 1 2 और 3। ओके, तो हमें अब इसकी मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। तो ये मैट्रिक्स किस तरह से फॉर्म होगी, हम जस्ट इसको वैसी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे। तो ये इसकी मैट्रिक्स होगी, जिसमें हमारे पास फर्स्ट कॉलम है जो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मैन वर्कर्स को तीनों फैक्ट्रीज में, 1 2 3। ओके, तो और ये जो सेकंड वाला कॉलम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वुमेन्स इन ये जो 3 फैक्ट्रीज में है। ओके, अगर हम बात करें ये फर्स्ट वाला कॉलम, जो फर्स्ट वाली रो है वो किसकी बात कर रही है, नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स की जो फर्स्ट फैक्ट्री में है। और जो सेकंड वाली रो है वो किसकी बात कर रही है, नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन सेकंड फैक्ट्री। एंड थर्ड रो, नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन थर्ड फैक्ट्री। ओके, तो ये थी इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। और अब थर्ड वाली में हमें ये इक्वेशंस की फॉर्म में दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशंस, इसको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, जस्ट इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो वैल्यूज लिख लो। ये बन गई इसकी मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, ये तो हमारी क्या है, जो फर्स्ट वाला कॉलम है ये वाला, ये तो क्या बन गए, एक्स के कोएफिशिएंट्स वाला। और जो सेकंड वाला है ये वाई के कोएफिशिएंट्स वाला। और ये थर्ड वाला कॉलम है जो वो जेड के कोएफिशिएंट्स वाला। और अगर रोज की बात करें, ये जो फर्स्ट रो है वो कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग है जो। और जो सेकंड वाली रो है वो सेकंड इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो ये हमारी इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। होप आपको ये बेसिक चीजें अंडरस्टूड होगी होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप हमें हमारी टेलीग्राम अकाउंट पे मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर फिर भी इंडिविजुअली पूछना चाहते हो तो आप हमारी मेल आईडी पे भी पूछ सकते हो। तो आपके डाउट्स डिस्कस किए जाएंगे, और अगर फिर इनके अलावा भी आपको कोई मैथ्स के क्वेश्चंस में डाउट्स आते हैं तो आप हमें पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। ये तो हमने देख लिया कि मैट्रिक्स होती कैसी है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो अभी उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट टाइप आती है वो है रो मैट्रिक्स।
रो मैट्रिक्स कौन सी होती हैं जिसमें सिर्फ एक ही रो, ओनली वन रो, तो वो कौन सी होती है? रो मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास ये वाली है, इसमें सिंगलटन एलिमेंट है, ये ना तो हमें ये दिखा रहा है कि इसमें कॉलम है ना रो है, सिंगल एलिमेंट आ रहा है, ये रो भी फॉर्म कर रहा है और कॉलम भी फॉर्म कर रहा है, तो ये कौन सी बन गई? हमारी रो मैट्रिक्स बन गई। और इसमें ये सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन की फॉर्म में है ना, तो ये भी कौन सी बन गई हमारे पास? रो मैट्रिक्स बन गई। और इसमें दो एलिमेंट्स है, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन की फॉर्म में है, तो ये भी कौन सी बन गई? एक रो मैट्रिक्स बन गई। अब नेक्स्ट आती है, अगर अब हमने रो मैट्रिक्स के बारे में बात की, तो कॉलम मैट्रिक्स भी आएगी। तो कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होगी? जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, वो कौन सी होगी? कॉलम मैट्रिक्स। जैसे ये सिंगलटन वाली, जिसमें एक सिंगल एलिमेंट ही है, ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। और अगर ये जैसे रोज तो दो आ रही हैं बट कॉलम एक ही जा रहा है ना, तो ये भी कौन सी बन गई? कॉलम मैट्रिक्स बन गई। और इसमें 3 रोज जा रही हैं बट कॉलम एक ही जा रहा है, तो ये भी कौन सी बन गई? कॉलम मैट्रिक्स बन गई, जो सिंपली सीधा एक कॉलम की फॉर्म में ही है, जिसमें एक ही कॉलम आए, वो कौन सी है? कॉलम मैट्रिक्स है। ये तो बेसिक सी चीजें हैं, डायरेक्ट अगर कभी एमसीक्यूज में पूछ ले तो आप वहां पे कंफ्यूज मत हो ना। और जैसे ये सिंगलटन वाली मैट्रिक्स थी, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट था ना, वो रो मैट्रिक्स भी बन रही थी, कॉलम मैट्रिक्स भी बन रही थी, इसके अलावा और तो हमें कोई मैट्रिक्स नहीं लगी कि वो रो भी बन रही है कॉलम भी बन रही है। तो यहाँ से अंडरस्टूड हो रहा है कि जिसमें सिर्फ एक ही रो हो और एक ही कॉलम हो, वो कौन सी मैट्रिक्स बन सकती है? एक ही एलिमेंट वाली मैट्रिक्स बन सकती है, जैसे ये 1 मैट्रिक्स के अंदर आ रहा है, 1 आ रहा है, या मैट्रिक्स के अंदर ए आ रहा है, या कोई फंक्शन जैसे साइन एक्स फंक्शन हो गया। ये जो सिंगलटन एलिमेंट वाली मैट्रिक्स होती है ना, इसको सिंगलटन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ओके, तो ये कौन सी होती है? रो कॉलम मैट्रिक्स होती है। कौन सी होती है? रो कॉलम मैट्रिक्स। ओके, तो जो नेक्स्ट होती है वो होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी? स्क्वायर मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, मतलब अगर जो हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, वो वर्टिकल लाइंस के इक्वल आ जाए, तो वो कौन सी बन जाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। इससे आसान भाषा में अगर देखें, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज m है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस है जो अरेंजमेंट में, वो m है, और वर्टिकल लाइंस जो अरेंजमेंट में, जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, वो n है। अगर ये m n के इक्वल आ जाए, ये नंबर इक्वल आ जाए, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। जैसे m हमारे पास रोज भी 2 है, कॉलम्स भी 2 है, तो वो कौन सी बन गई? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन गई। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक ही एलिमेंट है, रो भी एक है, कॉलम भी एक है, तो ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होगी, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये हमारे पास 1 2 3 4 एंट्रीज वाली मैट्रिक्स है, यहाँ पे हमारे पास कॉलम भी 2 है और रोज भी 2 है, तो ये कौन सी होगी? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि m की वैल्यू भी 2 है और n की वैल्यू भी 2 है, तो ये कौन सी होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल, जैसे ये हमारे पास एंट्रीज हैं, इसमें ये हमारे पास 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, रोज भी 3 है और कॉलम्स भी 3 है, मतलब m भी 3 है हमारे पास और n भी 3 है, तो ये कौन सी बन गई? 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई। ओके, बट अगर हमारे पास m n के इक्वल ना आए, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी? वो होगी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी? रेक्टेंगुलर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? A matrix in which number of rows not is equals to number of columns। मतलब अगर नंबर ऑफ रोज हमारे पास m है और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास n है, और उनकी वैल्यू नॉट इक्वल है, मतलब m n के इक्वल नहीं आ रहा, तो वो कौन सी मैट्रिक्स बनेगी? हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगी। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं,
जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रोज हैं, 1 और 2 है ना ये, तो कॉलम बट हमारे पास एक ही है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1, 2 तो 1 के इक्वल नहीं है, तो m नॉट इज इक्वल्स टू n आ गया। तो ये कौन सी वाली मैट्रिक्स बनी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनी। और ये सेकंड वाली में जैसे हमारे पास फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, बट हमारे पास रो कितनी है, एक है, मतलब m की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 है, n की वैल्यू क्या है 2 है, 1 नॉट इज इक्वल्स टू 2, मतलब कौन सी हुई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, मतलब m की वैल्यू क्या हुई 3, n की वैल्यू क्या हुई 2, 3 नॉट इज इक्वल्स टू 2, तो कौन सी हुई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड रो, तो m की वैल्यू क्या हुई 2, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो n की वैल्यू क्या हुई 3, 2 नॉट इज इक्वल्स टू 3, तो कौन सी हुई ये भी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे हमारे पास एक और रो आ जाती तो वो कौन सी बन जाती हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो डायगोनल मैट्रिक्स, अगली है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, अगर हमारे पास सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के, जो डायगोनल है ये वाला, इसकी एंट्रीज को छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज 0 आ जाएं, ठीक है, तो वो कौन सी बनती है हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स बनती है। जैसे ये वाली एग्जांपल में है ना 3 5 9 वाली एंट्री है, ये सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट्स ही हैं हमारे पास, और बाकी के सारी एंट्रीज 0 हैं, तो ये कौन सी है हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया हमने, DIAG, मतलब ये डायगोनल लिख के इस तरह से हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया 3 5 9, जिसमें हमने रिप्रेजेंट कर दिया ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज डायगोनल की क्या है 3 5 और 9। इसको वैसे ही सीक्वेंस में लिखना है जैसे वो एंट्रीज हैं A11 A22 A33 वाली। ओके, तो ये हमारी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स की एक रिप्रेजेंटेशन है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। और इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है, ट्रेस होता है। ट्रेस क्या है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, जितनी भी ये डायगोनल एंट्रीज है ना, इनका जो सम होता है वो होता है ट्रेस। तो इसका ट्रेस क्या है, जो गिवन मैट्रिक्स है 3 + 5 + 9, जिसको अगर हम ऐड करें तो वो क्या बनता है 17, तो इसका मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है 17। ये क्वेश्चंस आपको MCQ में पूछ सकते हैं, तो ध्यान से सुन लेना, अगर ना समझ आए तो आप पूछ सकते हो। जैसे ये नेक्स्ट वाली एग्जांपल है, इसमें हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है 2 और -5, कि इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी डायगोनल 2, -5, और इसका ट्रेस क्या हो गया 2 प्लस ऑफ -5, क्योंकि ये एंट्री है जो नेगेटिव वाली एंट्री है, हमें ऐड ही करना है, तो इस तरह से लिख लिया। अब प्लस माइनस तो माइनस होता है, 2 - 5 क्या आ गया -3 आ गया, तो इस वाली मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो क्या आ गया -3 आ गया, मतलब जो सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज है। ओके, और अगर ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये 1 आ जाए, मतलब हमारे पास इस तरह से हो जाए, तो ये क्या बन गई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे कॉमन मैट्रिक्स है जो पूरे के पूरे मैट्रिसेस चैप्टर में यूज होगी, जिसमें हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए और उसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। इसको यूनिट भी बोलते हैं, यूनिट एलिमेंट। तो ये कौन सी बनती है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। तो ये जो हमारे पास है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई उसके सबस्क्रिप्ट में 2, इसको I2 के फॉर्म में डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। और इसी तरीके से ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको रिप्रेजेंट किया I3 की फॉर्म में, जिसका मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ओके,
तो अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है, उसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे हमारे पास 5 है, 5 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 को हम I2 लिख सकते हैं, I2। और I2 क्या हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और ये 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई। और ये जो मैट्रिसेस होती हैं ना, जिनमें ये सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज सेम हो, मैट्रिसेस in which all the diagonal entries are same is said to be scalar matrix. Scalar matrices. ठीक है, जिनमें ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ये सभी की सभी सेम आ जाएं, वो कौन सी बन जाती हैं, स्केलर मैट्रिसेस बन जाती हैं। अभी तक हमने कौन कौन सी मैट्रिसेस डिस्कस कर ली, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो कॉलम, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब आगे का डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। जो जीरो मैट्रिक्स होती है, उसमें क्या होता है, जो सारी की सारी एंट्रीज होती हैं ना, वो जीरो ही होती हैं। और इन मैट्रिसेस को हम नल मैट्रिसेस भी बोलते हैं। या तो नल का मतलब क्या होता है, खाली, और जीरो भी खाली ही होता है, तो मतलब ये मैट्रिक्स का और नाम क्या आ गया, नल मैट्रिक्स, जिनमें सभी की सभी एंट्रीज क्या हो, जीरो। ओके, तो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स कौन सी होती है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये दो तरह की होती है, एक तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती है, और एक होती है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है ना, इसमें क्या होता है, एक तो ये जो फर्स्ट कंडीशन होती है, वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और दूसरा, जो डायगोनल के नीचे की एंट्रीज है ना, ये डायगोनल है ना हमारे पास 2 4 9 वाला, और जो इसके नीचे की ये जो सारी एंट्रीज हैं, वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो वो कौन सी बनती है हमारे पास, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसी तरीके से जो होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसमें क्या होनी चाहिए, जो डायगोनल के ऊपर की एंट्रीज हैं, वो जीरो होनी चाहिए। तो वो कौन सी बनती है हमारे पास, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ये जो हमारे पास डायगोनल है ना 2 4 1 वाला, इसके जो ऊपर की एंट्रीज है वो कौन सी है, ये वाली, ये जीरो है, तो ये कौन सी बन गई, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर हमसे पूछ लें कि कोई इस तरह की एग्जांपल दो जिसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स है, वो अपर ट्रायंगुलर भी हो और लोअर ट्रायंगुलर भी हो, तो वो कौन सी आ जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स। जो हर डायगोनल मैट्रिक्स होती है ना, वो अपर एज वेल एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। जैसे ये वाली एग्जांपल में हमारे पास डायगोनल क्या है, 1 2 3 है इसकी एंट्रीज, ये ऊपर की भी सारी जीरो एंट्रीज और नीचे की भी जीरो है। तो अगर ऊपर का देखें हमारे पास, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी जो येलो फॉर्म में है, और ये जो नीचे की जो ग्रीन से हाईलाइटेड है, वो कौन सी है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो ये याद रखना कि हर एक डायगोनल मैट्रिक्स लोअर एज वेल एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। और अगर सभी की सभी एंट्रीज जो होती हैं डायगोनल की, वो सेम आ जाएं, तो वो कौन सी होती है, स्केलर मैट्रिक्स होती है। और सभी की सभी अगर डायगोनल एंट्रीज वन हो, यूनिट एलिमेंट हो, तो वो कौन सी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो इस पे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं।
जो अभी तक हमने पढ़ा। सबसे पहली एग्जांपल है, हमारे पास एक ये मैट्रिक्स गिवन है जिसमें हमें x प्लस वाई 1 2 वाई और 5 एलिमेंट्स गिवन है, और एक मैट्रिक्स गिवन है इसके इक्वल 7 1 4 5, और इन दोनों को हमें इक्वेट करके क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। और ये याद रखना, हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही इक्वेट होते हैं। जैसे x प्लस वाई किसके इक्वेट होगा, 7 के, क्योंकि ये कौन सी है, A11 एंट्री है और ये भी A11 एंट्री है। तो x प्लस वाई हमारे पास क्या होगा, 7। ओके, तो ये हमारे पास कौन सी एंट्री है, A21, और इसकी A21 एंट्री कौन सी है, 4। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2y इज इक्वल्स टू 4। इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। और इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, x प्लस 2 इक्वल्स टू 7। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 5। मतलब इक्वेट करने पे क्या आ रहा है, x 5 आ रहा है और y 2 आ रहा है। हमेशा क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही इक्वेट करना है। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं। इसमें हमारे पास ये A मैट्रिक्स गिवन है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये एंट्रीज के साथ कह रहे हैं कि अगर A मैट्रिक्स है जो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होगी, ये कौन सी है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होगी, जो होगी 1 0 0 1। अगर हम इसके इक्वेट कर रहे हैं, ओके, तो हमारे पास यहाँ से A11 कौन सा है, कॉस अल्फा, और यहाँ पे क्या है 1, तो कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1। और हमें पता है कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है 10th क्लास में कि अगर कॉस अल्फा 1 है तो अल्फा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि हमारे पास वो टेबल बनता है ना, जब हमारे पास साइन x होता है और कॉस x होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये होता है ना हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या होती है, 0, और यहाँ पे हमारे पास 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, और यहाँ पे इसका उल्टा होता है। ओके, तो ये हमारे पास होता है। अब हमारे पास ये cos x की वैल्यू, एक तरह से cos अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 है, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग हुई वो, 0 डिग्री के, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 0 डिग्री। और ये बाकी पे भी अगर हम वेरीफाई करें तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 0, ये वाले की, ठीक है, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 0 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो हमें पता है अल्फा 0 कब है, सॉरी साइन अल्फा 0 कब है, जब अल्फा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ से तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 0 डिग्री। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके 18 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स, 18। तो हमें इसके सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर्स लिखने हैं। तो इसके लिए सबसे पहला जो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, हमारे पास एक रो हो, कॉलम्स कितने हो, 18, तो वो हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर है। या फिर हमारे पास 18 रोज हो और कॉलम एक हो जाए, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, mn एंट्रीज होती है ना, हमने ऊपर सबसे ऊपर जब डेफिनेशन डिस्कस की थी तब पढ़ा था। तो उसी हिसाब से या तो हमारे पास 1 रो और 18 कॉलम्स हो जाए, या फिर 18 रोज और 1 कॉलम हो जाए, या फिर क्या हो, 2 रोज हो और 9 कॉलम्स हो, या फिर 9 रोज या 2 कॉलम्स हो। ठीक है ना, जैसे ये रहा हमारे पास, इस तरह से हमारे पास क्या होनी चाहिए, m रोज होनी चाहिए और n कॉलम्स होने चाहिए। ओके, तो जो हमारे पास इस तरह से बनेंगे, तो हमारे पास 18 एलिमेंट्स ही होने चाहिए, 2 इंटू 9 भी 18 है, 9 इंटू 2 भी 18 है। और इसी तरीके से और कौन सा पॉसिबल बन सकता है, या तो 3 रोज हो और 6 कॉलम्स हो, या फिर इसका उल्टा कर दो, 6 कॉलम्स हो और सॉरी 6 रोज हो और 3 कॉलम्स हो, और तो कोई पॉसिबल ऑर्डर इनके अलावा बनेगा नहीं।
अगर बने तो मेरे को भी बता देना, क्योंकि और इसके बाद कोई इस तरह का मल्टीपल नहीं बचेगा जिसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें और वो हमारे पास 18 आ जाए। और इन 6 हमारे पास ये पॉसिबल ऑर्डर्स हैं जो एक मैट्रिक्स के हो सकते हैं जिसके एलिमेंट्स कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, 18। ओके, तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ये 1 या 2 मार्क्स में भी आ सकता है, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार उलझाने के लिए पूछ लेते हैं कि इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स या किसी मैट्रिक्स के, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बनेंगे उसके। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है, हमें एक 2x3 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें मतलब क्या हो, हमारे पास 2 रोज हों और 3 कॉलम्स हों। तो वो किस तरह की दिखेगी, जैसे ए मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23, इस तरह की वो मैट्रिक्स दिखेगी क्योंकि इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। ठीक है, तो हमारे पास आई और जे की वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं, आई हो सकता है 1 और 2। ठीक है, और जे कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं, 1 2 3। तो हम सबसे पहले 1 की वैल्यू निकालते हैं, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आ जाएगा 2/3, ये तो होगी A11 की वैल्यू। इसी तरीके से A12 की वैल्यू मतलब 1 + 2/3, तो ये बनेगा 3/3, तो ये भी आ गया 1। और नेक्स्ट एंट्री है A13, तो 1 + 3/3, तो क्या बन गया 4/3। तो नेक्स्ट एंट्री कौन सी है A21, तो 2 + 1/3, फिर से क्या बन गया 3/3, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। तो नेक्स्ट एंट्री है A22, तो 2 + 2/3, तो ये क्या बन गया 4/3। नेक्स्ट एंट्री लास्ट जो बची A23, तो 2 + 3/3, तो क्या बन गया 5/3। ये हमारे पास एंट्रीज आ गई, इसको जस्ट उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो ये इसको यहाँ पे हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमारे पास जो एंट्रीज आई हैं कौन कौन सी आई हैं, 2/3 1 4/3 1 4/3 5/3। जो जनरल एलिमेंट था वो हमारे पास क्या था, Aij इक्वल्स टू i + j/3, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनी वो ये बनी। ठीक है, बहुत इजी है ये चीज, तो वैसे इतना इजी कभी पूछेंगे नहीं, फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट भी है, आपको एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम्स के भी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी। तो ये ध्यान से समझना, हमारे पास इसमें हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस निकालनी है, कितने मैट्रिसेस इससे बन सकती हैं, कितने ऑर्डर की, 3x3 ऑर्डर की, और जिसमें एंट्री सिर्फ पॉसिबल है या तो 0 एंट्री हो या 1 एंट्री हो। तो हम यहाँ पे पहले हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल एंट्रीज कौन कौन सी हो सकती है, पॉसिबल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 0 है या 1 है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ऑर्डर है वो क्या है, 3x3 है। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे मैट्रिक्स में, वो होंगे 9, क्योंकि 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं जो पॉसिबल एलिमेंट्स हैं, हमें इन्हीं को अरेंज करते करते मैट्रिसेस बनानी है 3x3 ऑर्डर की। जैसे फॉर इंस्टांस अगर हम मैट्रिक्स बनाएं, जैसे 1 0 0 0 0 1 1 0 0, यही मैट्रिक्स बना ली, यहाँ पे भी 1 ले लो क्योंकि नहीं तो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास बन गई, एक तो ये हो सकता है,
या यहाँ पे 1 को यहाँ पे कर दो, इसको और इसको 0 कर दो, इसको 1 कर दो। इस तरह से अगर हम करते जाएंगे, पोजीशंस चेंज करते जाएंगे, तो कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं। हमें सिर्फ ये चीज बतानी है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे पास ऑर्डर के अकॉर्डिंग उस मैट्रिसेस में जा सकते हैं, वो कितने हैं, 9 है। तो वो 2 की पावर में कर दो, तो 2 की पावर 9 कितना होता है, 512। तो इन्हीं दो एलिमेंट्स को 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में यूज करके हम इतनी सारी मैट्रिसेस बना सकते हैं। इतनी सारी मैट्रिसेस बनानी आसान भी नहीं है, देखो, बट हमने एक फॉर्मूले की हेल्प से उसको प्रिडिक्ट कर लिया कि वो इतनी सारी हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, 512। अगर हमारे पास आ जाता कि हमारे पास 3 पॉसिबल एलिमेंट्स हैं, 0 1 2, जैसे ये 3 पॉसिबल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर हमें पूछ लेते तब नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी बन सकती हैं 3x3 ऑर्डर की, तब हम क्या करते, तब हमारे पास क्या था, फिर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहते जो मैट्रिक्स में जा सकते थे, 9। ठीक है, बट नंबर ऑफ यहाँ पे पॉसिबल एंट्रीज क्या थी, वो 3 तरह की थी, तो 3⁻9 कर देते। तो इसका जो आंसर होता वो हमारी नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस होती 3x3 ऑर्डर की, जो इन 3 नंबर्स को यूज करके बन सकती थी। ओके, तो ये था ना काफी इंटरेस्टिंग। हमेशा जितने नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स हमारे पास गिवन हो वो करो, जैसे हमारे पास सिर्फ m गिवन हो इसमें सेट में, जैसे 1 2 अप टू m तक, तो ये क्या हो गया, हमारे पास m हो गया। तो हमें कितने ऑर्डर की बनानी है, 1x n ऑर्डर की बनानी है या n×n ऑर्डर की, जैसे हमें मान लो n×n की बनानी है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स इसमें कितने जा सकते हैं, n²। तो वो कर दो सारे m की पावर में, तो इससे नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस बन जाएंगे। ठीक है, होप आपको आज का सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हो, मैथ्स माय ईरा अकेडमी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमको डाउट्स पूछ सकते हो हमारी ईमेल आईडी पे भी, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया वो याद से दबा लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो